सत्र के सभापति आदरणीय डॉक्टर भगवती लाल राज पुरोहित जी, आदरणीय डॉक्टर कपिल तिवारी जी, श्री वसंत निर्गुणे जी, श्रद्धेय डॉक्टर सुरेश मिश्री जी, बहन संचालक और इस सदन में उपस्थित भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सब विद्वान जन, मुझे अपनी बात लोक जीवन के विविध आयामों को केंद्र में रख करके करनी है। लोक जनजातीय संदर्भों को लेकर के हमारे दोनों अग्रज विद्वान वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह चुके हैं। मैं चूंकि सीधा किसान परिवार से आया हुआ हूँ, भारतवर्ष के लोग को जान करके समझ करके जो कुछ अपनी समझ विकसित हुई वो आपके सामने बहुत विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत कर रहा हूं। लोक शब्द सीमित शब्द नहीं है। हमारे शास्त्र में भी और हमारे भारतीय समाज में भी लोक शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है और उसका विस्तार जहां तक लोचनों से देखा जा सकता है, एक अर्थ तो ये है, जहां तक देखा जा सकता है, जहां तक दृष्टि जाती है, दृष्टि केवल भौतिक नहीं, ज्ञान की भी दृष्टि जहां तक जाती है वो सब लोक के अंतर्गत आता है। फिर एक अवधारणा ये है कि एक तो पृथ्वी लोक है, फिर इसके भी नीचे कहीं पाताल लोक है और इसके भी ऊपर कहीं अंतरिक्ष लोक है। तो ये तीन लोक की अवधारणा जो है उसके भीतर जो कुछ आता है वो सब लोक में समाहित ही ये व्यापक परिभाषा है। आप सब अपने अपने अनुसार इसको ग्रहण कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन भारतीय चिंतन उस लोक को सीमित करके नहीं देखता है। जो कुछ लोक में है, जो कुछ दृष्टि में अर्थात वह लोक किससे सौंदर्य पाता है, वह लोक किससे संचालित हो रहा है, या उस लोक की महत्ता किससे है। उसकी महत्ता है तो जीवन से है। जीवन नहीं होता तो ये लोक कैसे होता। जीवन का भी व्यापक अर्थ है। भारतीय चिंतन जीवन को केवल मनुष्य जीवन तक सीमित नहीं रखता है। ये जीवन समस्त सृष्टि जीवन तक विस्तारित होता है और उस सृष्टि जीवन में केवल चेतन जीव ही नहीं आते हैं, उस जीवन में सब जड़ भी आते हैं। प्रकृति, पत्थर, ये सब चेतन तत्व हैं भारतीय चिंतन में। भारतीय चिंतन यानी भारतीय लोक के चिंतन में। मैं निवेदन कर दूं कि शास्त्र पहले आया कि लोक पहले आया, ये अतिवादी विचारकों के बहस का मुद्दा हो सकता है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि लोके च वेदे च, जो लोक में है वही वेद में है। पहले लोक में था तो उस वेद के सृष्टिकर्ताओं का जो क्षेत्र था वो तो लोक के भीतर ही था और उनके आसपास जो लोक था, जीवन की विधि थी, प्रकृति के प्रति सम्मान था, धरती आकाश का खुलापन था, पारस्परिकता थी, जीवन की स्वतंत्रता थी, जीवन की सरलता भी थी और जीवन का उत्कर्ष था। उत्कर्ष किसे कहते हैं? जीवन का उत्कर्ष भारतीय चिंतन में बड़े बड़े भवनों में बैठ करके और भौतिक वस्तुओं के माध्यम से सुख देने वाला नहीं रहा।
भारतीय चिंतन में, भारतीय लोक के चिंतन में आत्मतोष ही सबसे बड़ा सुख था। और इस आत्मतोष के माध्यम से जीवन के चारों पदार्थों की उपलब्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष की उपलब्धि यदि मिलती है तो उसको सबसे बड़ा सुख कहा गया है। इसलिए इस लोक जीवन के हमको बहुत मूल रूप से 3 आयाम मिलते हैं। लोक ने इस जीवन को मूल रूप से 3 उसमें बांटा। एक तो मैंने निवेदन किया कि लोक में जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन से ही लोक बना है। तो उस लोक के केंद्र में जीवन है, और उस जीवन में मैंने निवेदन किया कि जीवन का विस्तार जीव मात्र से लेकर जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार तक है, जिसको तुलसी बालकांड में कहते हैं, वहां तक है। अर्थात हमारे यहाँ पत्थर भी, वृक्ष भी, नदी भी चेतन प्राणी है। यहां तक की बात ही नहीं है। भारतीय चिंतन में जीवन में खगोल और भूगोल भी दोनों आते हैं। जब मेरा किसान, ज्योतिष शास्त्र कैसे बना? किसान ने पहले देखा कि ये तारा उदित हो गया है और आषाढ़ का महीना लग गया है, तो कहता कि समैया यानी 6 तारों का जो झुंड सिर के ऊपर उगने लगा है, इसका मतलब है कि 8 दिन के बाद बारिश आ जाएगी। और 8 दिन के बाद बारिश आ जाती थी। पिताजी कहते हैं कि बेटा ये चिड़िया बोलने लगी है, तीसरे दिन पानी जरूर आएगा। वे कहते हैं कि 1000 कोस की बिजली और 100 कोस की गर्जना सुनाई देती है, तो तीसरे दिन बारिश जरूर होगी। ये पाठ्यक्रम में आना था हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद। ये विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ये बात आनी थी। कैसे इस देश के लोग ने 8.5 इंच वर्षा में राजस्थान में 12 महीनों की दिनचर्या संपन्न करता है। ये विधि कहीं पुराणों में या किसी उसमें लिखी हुई नहीं थी। अपने जीवन के उस संघर्ष का सामना करते हुए प्रकृति से सामंजस्य, तू इतना दे रही है, इतना कम दे रही है, इतने कम में हम कैसे जीवन जिए। तो 8.5 इंच वर्षा में सारे राजस्थान ने वो अपनी प्रौद्योगिकी विकसित की, जिस प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोक ने जीवन को कभी रुकने नहीं दिया। ये प्रौद्योगिकी, ये वैज्ञानिकता, ये प्रकारांतर से विद्या, मैं निवेदन करूं विद्वत समाज में, हमारे भारतीय चिंतन में लोक के पास जो विद्याएं थी वो ही विज्ञान था। वो सबका सब विज्ञान था। वो 14 विद्याएं और 64 कलाएं, ये सब विद्याएं थी जिसके माध्यम से लोक का कौशल विकसित हुआ और लोक की ज्ञान परंपरा विकसित हुई। ये विद्याएं सब की सब हमारे यहाँ वैज्ञानिकता से जुड़ी हुई थी। क्यों? इसलिए ये क्यों प्रश्न हुआ, इसलिए उसके उत्तर में आया। ये क्यों और इसलिए हमेशा भारतीय लोक के जीवन में उपस्थित रहा। इसलिए पहला तो जीवन, और दूसरा जीवन के माध्यम से क्या जीवन ऐसे ही जी लिया जाएगा? लोक की सबसे महत्वपूर्ण दूसरा आयाम है कर्म करना, कर्मशीलता। कर्म के बिना भारतीय लोक रह ही नहीं सकता। गीता में तो कृष्ण ने बाद में कहा होगा कर्मण्येवाधिकारस्तु, लेकिन लोक तो कर्मशील था। तो एक आयाम लोक जीवन का, जीवन, उसके केंद्र में जीवन। और जीवन कैसे संचालित होगा? कर्म के माध्यम से होगा। और कर्म के माध्यम से जीवन संचालित होगा। तो तीसरा महत्व बिंदु, किसके बीच में कर्म, किसके लिए कर्म और कैसा कर्म? तो तीसरा बिंदु आता है प्रकृति। जीवन, कर्म और प्रकृति, ये लोक के महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं, 3 आयाम है, जिसके बीच में संपूर्ण भारतीय लोक जो है अपनी ज्ञान परंपरा को विकसित करता है। ये ज्ञान परंपरा में जब उसने देखा कि मैं कर्म कर रहा हूं, तो क्या अकेला कोई अनुष्ठान पूरा होगा क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो नदी के जीवन के 2 तट हैं, जन्म और मृत्यु, उसमें कोई अकेला, क्या मैं अकेला खा सकता हूं? तो अकेला खाते समय उसकी चेतना ने किया कि अकेला तो मैं खा रहा हूं, लेकिन जो खा रहा हूं वो पैदा किसने किया, उसको फिर बनाया किसने, उसको फिर परोसा किसने, उसको स्वादु किसने किया? तो कितने कितने हाथ लगे हैं, कितने कितने कर्म के सुलेख लिखे हैं। माता ने, पत्नी ने, बेटी ने, बंधु ने, बेटे ने, भाई ने, पिता ने,
कृषक ने, किसान ने, उस लोहार ने जिसने हल बनाया, उस गाय ने जो बैल दिए, उस भूमि ने जो अन्न दिया, उस बादल ने जिसने पानी दिया, इतनी इतनी चीजों से मेरी बारात में जो अन्न आया है वो इतने इतने सहभागों के बाद में आया है। उसके भीतर हमेशा एक कृतज्ञता भाव पैदा हो गया, इन सब के प्रति भाव पैदा हुआ। ये कृतज्ञता भाव आधुनिकता ने हमसे छीन लिया है। हम अपने स्तर पर जो खाते हैं, ये कितने लोगों की बात, आप भोजन की बात तो छोड़ दीजिए, एक स्कूटर पे आप घूमते हैं, एक कार में आप घूमते, एक हवाई जहाज में आप झूलते हुए आकाश में जाते हैं, कितने हाथ लगे हैं उसमें, कितने कितने श्रम की पसीने में टपके हैं उसमें, तब जाकर के आपको ये सुविधा मिली। ये कृतज्ञता बोध जो है भारतीय लोग के पास था, सबसे पहले कृतज्ञता भाव आया, कर्म करते हुए उसने कृतज्ञता भाव सीखा। इसलिए जिन 7 मातृकाओं की चर्चा डॉक्टर कपिल तिवारी ने की, 6 मातृकाओं की, मैं 7 मातृकाएं मानता हूं उसमें। सबसे पहली माता है भूमि माता पुत्र एवं पृथिव्या, ये वेद वाक्य है। लेकिन मैंने देखा कि किसान जब भूमि में बोनी करने जाता है तो उसके पहले 4 दिन पहले वो भूमि में भुंसारे उठ करके उसमें पूजन का अनुष्ठान करता है। तो ये भूमि माता पुत्र वेद और लोक कैसे जुड़ रहा है? बिना भूमि की अभ्यर्थना किए कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता। पता नहीं अन्य लोग की व्यापक अवधारणा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे निमाड़ में बेटा या बेटी का जब विवाह होता है, सबसे पहला अनुष्ठान गणेश पूजन के पहले भी अनुष्ठान खलमट्टी लाने का होता है। गांव बाहर से जाकर के सुहागिन नारियां वहां से मिट्टी खोद करके लाती है। अब तो हलवाई भोजन बनाता है, उस मिट्टी के एक नहीं 5-5, 7-7 चूल्हे बनाए जाते थे। उन्हीं चूल्हों पर वो सारे जो मेहमानों का भोजन बनता था। तो जो सामूहिक भोजन, मिट्टी, मिट्टी का चूल्हा, चूल्हे पर रोटी, रोटी में सामूहिकता, और फिर गीत गाना, उत्सव मनाना, ये इतने 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 संदर्भ हैं मेरे पास कि जिसमें सोचते हुए बुद्धि चमत्कृत हो जाती है कि जिन अंग्रेजों ने इस भारतवर्ष के समाज को अंधविश्वासी, पिछड़ा, अपढ़, अशिक्षित, कुछ न जानने वाला समझना घोषित कर दिया, और हमने उसको स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार कर लिया? उनके पास वो विद्याएं नहीं थी, उनके पास प्रकृति से जुड़े हुए कौशल नहीं था। एक भी वस्तु बता दीजिए कि बेटा ये बेटी की पारंपरिक अनुष्ठानों में विवाह से लेकर मृत्यु तक एक भी वस्तु उद्योग की उपयोग होती हो तो ये सामूहिक कृतज्ञता भाव है, क्योंकि सबका समूह है। बेटी का विवाह हो रहा है तो मंडप, हरे बांस का मंडप, जामुन प्रकृति ने दी, फिर उसमें जो ना सूत बांधा जा रहा है वो कुसका बन रहा है, फिर चौक पूरा जा रहा है वो आटे का बन रहा है, फिर कलश रखा जा रहा है, कुम्हार के यहां से वो घड़ा आया है। नारियल प्रकृति ने दिया, जीवन की कठोरता संघर्ष के कारण, लेकिन हृदय की कोमलता पानी के समान भरी हुई नारियल उसमें आया। पत्ते आए आम्र के, पत्ते आए पान के, ये सारी के सारी कितने कितने सामूहिकता, कितनी कितनी सामूहिकता है। क्या कुम्हार के बिना, कुम्हार की सहभागिता के बिना, लोहार की सहभागिता के बिना, पिंजारे जो पूनी देता है दिए की बाती की, उसकी सहभागिता के बिना, तेली जो तेल देता है हमारे दीपक में, गाय जो घी देती है हमारे अनुष्ठान में, इन सबकी प्रकृति जो बांस देती है हमारे अनुष्ठान में, इनकी सहभागिता के बिना क्या कोई अनुष्ठान पूरा हो सकता था? इसलिए पूरे गांव की सामूहिकता एक अनुष्ठान को, पूरे समाज की सामूहिकता भारतीय समाज के प्रत्येक अनुष्ठान को पूर्णता करने में संलग्न रहती थी। वो सबके दाय थे, सबके दाय बटे हुए थे। जब किसान की फसल आती थी तो लोहार भी आता था, चर्मकार भी आता था, कुम्हार भी आता था, नाई भी आता था, धोबी भी आता था, और उन सबको हिस्सा 12 महीने का दिया जाता है। कितने गांव के किसान सब उनको देते थे 12 महीने का। ये जो पारस्परिकता है, ये गांव की जो आत्मनिर्भरता है, ये समाज की जो आत्मनिर्भरता है। आज साथियों, विद्वान सज्जनों, रात के 12 बजे भोपाल में तो दूध, चाय के लिए दूध मिल सकता है रात के 2 बजे,
लेकिन दिन के 2 बजे किसी गांव में जहाँ गाय और भैंस दूध दे रही है वहां पर अन्न नहीं मिलता। मेरा लोक का वो नायक कृष्ण कहता है कि गोपियां मथुरा जैसे नगर में ये दूध दही बेचने मत जाओ। गोकुल का जो है, गांव का जो उत्पाद है वो नगर में बेचने मत जाओ, गांव का क्या होगा। और गांव की वही हालत हुई। सूर ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, या सूर ने यही ऐसे नहीं कह दिया कि जोग ठगोरी ब्रज ने भी कही है। ये ठगोरी जो तुम्हारे ब्रज में नहीं, हमारा जो लोक है वो सबसे बड़ी चीज कर्म के माध्यम से, उस सामूहिकता, परस्पर। कोई गीत अकेले नहीं गाती है, लोरी गाती है तो वो बच्चा भी गाने लगता है। वो बच्चा मुंह से नहीं गाए लेकिन हाथ पांव से गाता है। क्या कारण है? माँ 10 लोग उस बच्चे को अपने हृदय से लगाएंगे, बच्चा चुप नहीं होगा। लेकिन माँ जैसे ही अपनी छाती से उसको स्तनपान न करवाए, वो बाद में करवाती, लेकिन जैसे ही गोद में लेती, छाती से लगाती है, बच्चा चुप हो जाता है। इसका मेरे लोक के गीत में है, क्योंकि बच्चा उस धड़कन को जानता है, क्योंकि उस धड़कन से वो 9 महीने माँ के गर्भ में परिचित हुआ था कि यही है जो मेरे को विश्वास दिलाती है, यही है जो मेरा सबसे बड़ा विश्वास है, ये सबसे बड़ा आधार है। ये लोक की इतनी ज्ञान परंपरा, इतनी गहरी ज्ञान परंपरा हमारे पास है। इन सबको हमारे सभ्य समाज में, लोक में पाठ्यक्रमों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, इस तरह की संगोष्ठियों के माध्यम से आना चाहिए। प्रकृति जो तीसरा तत्व है, प्रकृति तीसरा तत्व है। जब भी कभी कोई भी अनुष्ठान होता है, यहां तक कि अपनी उपयोग के लिए यदि वृक्ष को भी काटा जाता है। आप यदि वैद्यराज जी के पास जाए, वैद्यराज जी कहते हैं कि भाई कल तू आना, आज तो तुमने दवाई अपनी बीमारी का उपयोग करने, अपनी बीमारी का परिचय बताने के लिए आए, तुम कल आना, मुझसे जड़ी बूटी ले जाना। तो बोले भाई आज क्यों नहीं दे रहे? बोले मुझे सुबह उठ करके कोई नहीं टोके ऐसा जाना पड़ेगा और उसको मुझे निमंत्रण देना पड़ेगा चावल का, तब जाकर के मैं खोद करके लाऊंगी। तो वैद्यराज जी कहते हैं मेरा सारा वनवासी समाज इस अनुष्ठान को पूरा करता है। तुलसी ने ऐसे ही लिख दिया था, वन देवी वन देव तड़ागा, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया था। वन देवी और वन देवता उन वनवासियों, उन भारतीय समाज के प्राणों में बसे हुए थे, क्योंकि उसके बिना वृक्ष का अभिप्राय, जल का अभिप्राय, नदी का अभिप्राय, सूरज का अभिप्राय, ये सारे के सारे अभिप्राय पारस्परिकता से जुड़े हुए हैं। कैसी प्रकृति के संबंधों से मानवीय संबंधों की परिभाषा है घड़ी है मेरे लोक ने। लोक कहता है कि चंदा बीन चांदनी, तारा रे बीन रात, तारा रे बीन रात, सूरज बीन रे कसो दिन उगे जी। चंदा के बिना चांदनी नहीं हो सकती, तारे के बिना रात नहीं हो सकती, और सूरज के बिना दिन नहीं हो सकता। अगली पंक्ति देखिए, किसी साहित्यिक पंक्ति को बता दीजिए इस जोड़ की, कि माय बीन मायरो बाप रे बीन लाड़, बाप रे बीन लाड़, भाई बीन रे कसी बहनों लीजी। देखिए प्रकृति से मानवीय संबंधों को, जैसे ये बाप के बिना लाड़ नहीं हो सकता, माँ के बिना ममत्व नहीं हो सकता, भाई के बिना बहन नहीं हो सकती, ऐसे प्रकृति के संबंधों से मानवीय संबंधों की व्याख्या की गई। ये प्रकृति का जो हर अनुष्ठान है, भारतीय लोक का कोई भी अनुष्ठान है तो प्रकृति के बिना, प्रकृति के तत्वों के बिना पूजा नहीं जाता। चाहे वो धातु युग आया हो, उसके पहले मिट्टी युग, मिट्टी के जो हमारे सारे के सारे जो उपयोग की चीजें थी, आरंभ में तो मिट्टी की थी, मिट्टी की खापरी थी, मिट्टी की वो मटकी थी जिसमें श्रवण कुमार की पत्नी ने 2 पेट करके, एक में मीठी खीर एक में खट्टी खीर बनाई थी। उसी मिट्टी से हम आकर, उसी मिट्टी में जल भरा जाता था, और वही घड़ा जो है अंत में अंतिम यात्रा के समय भी फोड़ा जाता था कि वो घड़ा भी फूट गया, ये घड़ा भी फूट गया। कुंभाकार ने उस घड़े को आकार दिया, तो मेरे लोक ने उस घड़े को दर्शन से कैसे जोड़ा? इसी घड़े के समान तो मेरे भीतर का हृदय घट भी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। ये दर्शन मेरे लोक के पास है।
और लोक ने कर्म करते हुए ये बताया कि सबसे बड़ी चीज लोक के पास जो थी वो उसकी वचनबद्धता थी। ये तुलसी ने ऐसे नहीं दिया कुल रीत चला सदा चली आई, ये लोक के पास प्राण प्रण करने की रीत थी। मैंने तो बेटा इतने में सौदा कर लिया है, वो अब 10,000 भी दे तो मेरे लिए वो कागज के टुकड़े हैं, वो मिट्टी के मोल के समान है। मैं अपने प्रण से, मैं अपनी वचनबद्धता से नहीं हटूंगा। ऐसे नहीं रोज सौदे नहीं बदलते थे, ये लोक की वचनबद्धता थी, ये लोक की आपसदारी थी। जो कह दिया वो करना है, बेटी का संबंध कर दिया, बेटे का संबंध कर दिया, जमीन का सौदा कर दिया। यहीं तक नहीं, मैंने कह दिया कि तू मेरी हाथ से बहन है। बहन जब परिवार में नहीं आती थी, त्योहार में नहीं आती थी, आपको पता है निर्गुणे जी जानते हैं या बुंदेलखंड में भी ये प्रथा परिचित होगी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपने गांव में भी मुंह भोली बहन होती थी। उसकी सगी बहन जब त्योहार पर नहीं आती थी तो वो जो गांव में उसने मुंह भोली बहन बनाया है उसको वह पहले मान देता था और अपनी बहन के समान ही आदर भाव सत्कार नेक जोग सब देता था। ये कहाँ चला गया? नारी की दृष्टि हमारी पर देखिए, नारी के प्रति कैसे सारे गांवों की तो कोई ना कोई फिर बहन हुआ ही करती थी। तो अपने आप एक सामाजिक नियमावली, अपने आप एक जो अघोषित नियमावली सामाजिक संरचना हमारे भारतीय समाज में थी। और वो भारतीय समाज की वो सामाजिक नियमावली भारतीय समाज में समन्वय, सामंजस्य और जीवन की निरंतर उत्कर्षशीलता का एक अदृश्य पथ निर्मित करती थी। इसलिए ये जो वचनबद्धता है ये हमारे समाज से गायब होगी। प्रकृति के प्रति प्यार गायब हो गया। प्रकृति के प्रति यदि हमारी नदी पहली मातृका भूमि माता, दूसरी माँ, तीसरी मातृभूमि, चौथी नदी, पांचवी धेनु गाय, छठवीं प्रकृति और सातवीं मैंने जहां तक पाया हमारी जो वाक है, ये जो वाणी है, ये अद्भुत मात्र शक्ति है। ये सभी जीवों को मिली है ऐसा मेरा लोक मानता है। ऐसा नहीं है कि ये वाणी मनुष्य को ही मिली है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोक कथाओं में, लोक गीतों में, लोक वार्ताओं में वृक्ष भी बोलता है। वो पनिहारिन जो दुखिनी है उससे नदी वार्तालाप करती है, चिड़िया वार्तालाप करती है, सूरज वार्तालाप करता है। मुझे चिट मिल चुकी है, मेरे पास बहुत कुछ कहने को लोग के लिए है, लेकिन अंत में मैं कहता हूं, मेरी माँ जब घट्टी पीसती थी और अनाज पीसते पीसते जब उसका अनाज पीसना खत्म हो जाता था तब वो एक आह्वान करती थी सूरज से कि हे सूरज देवता अब तुम उगाओ, क्योंकि मैंने अनाज के साथ में अंधेरे को भी पीस डाला है। आवो रे मारा सूरज देव, अंधेरो मन दळी डाल्यो, डळ्यो दळ्यो रे कूड़ो भर नाज, अंधेरो मन दळी डाल्यो। और मेरी बहन मंडला के दक्षिण तट पर खड़े होकर के उत्तर तट पर बसे हुए उसके पियर के महल में जलते हुए दिए दूर से देखती है तो कहती है कि नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया मेरे पियर के दियरा देखाए हो, नर्मदा मैया हो। नदी सेतु बन जाती है, नदी मिलन की राह बन जाती है। इतनी संवादशीलता, इतनी जीवंता धरती के किसी अन्य समाज के पास हो तो उसको भी प्रणाम, लेकिन इस भारत के उस लोक को बचाने की जरूरत है जिसके पास अपार ज्ञान संपदा है। उस ज्ञान संपदा को पाठ्यक्रमों में आना चाहिए, नई पीढ़ी के पास आना चाहिए। आपने मुझे बुलाया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।